हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कि जो पदार्थ होते हैं चालकता के आधार पर किस प्रकार बांटे गए हैं और उन्हें ही हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो नीट, जेईई और बोर्ड एग्जामिनर के स्टूडेंट्स के लिए काम में आ सकते हैं, उनके वीडियो भी हम लाने वाले हैं। तो इस चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो चालकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जनरली हम जिसको जानते हैं चालक और कुचालक, लेकिन एक तीसरी अवस्था भी होती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पदार्थ जो होते हैं, पहला होता है चालक पदार्थ। अब जो चालक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? चालक पदार्थ जिनके अंदर आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है और उनके अंदर धारा प्रवाह या ऊर्जा प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इन पदार्थों की सीधी सी बात है, चालक पदार्थ है तो चालकता बहुत ज़्यादा होगी। तो इन पदार्थ की जो चालकता होती है वो सिग्मा 10⁻² से 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स होती है। और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होगी ठीक इसका उल्टा हो जाएगी, मतलब 10⁻² से 10⁻8 और साइमन का उल्टा होता है ओम, तो ओम मीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो 10⁻² से 10⁻8, 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर जो होती है वो चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद जो आते हैं वो कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थ ये अधातु होते हैं और चालक पदार्थ हम जानते हैं वो धातु होती हैं। तो ये जो अधातु होती हैं इनकी चालकता हम जानते हैं कि इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, लगभग 0 के बराबर होती है, 0 ही होती है। लेकिन इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है जो इनके मानों में दिखाई देता है। तो इनकी जो चालकता होती है सिग्मा वो 10⁻11 से 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स होती है। 10⁻- बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इससे ये शो होता है कि इनकी जो चालकता है बहुत ही कम होती है। और इनकी प्रतिरोधकता ठीक इसके व्युत्क्रम 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। मतलब प्रति मीटर में इतने ओम का प्रतिरोध ये लगाते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है, जो चालक और अर्धचालक पदार्थों के बीच की कंडीशन होती है, उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप और दाब पर तो ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ ऊर्जा प्रदान की जाए, अगर इनको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है तो इनके जो चालक संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और ये चालन करने लग जाते हैं, जिसको हम ऊर्जा बैंड के आधार पर भी समझेंगे। तो इनकी जो चालकता होती है चालक और कुचालक पदार्थों के बीच की होती है। तो चालकता इनकी सिग्मा बराबर 10⁻5 से 10⁻−6, मतलब दोनों घातें आपको दिखाई देती हैं, प्लस और माइनस, मतलब ये चालक और कुचालक के बीच के हैं, इनके मान से भी पता चलता है। तो 10⁻5 से 10⁻−6 यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स जो है इनकी चालकता होती है। और जिनकी जो प्रतिरोधकता होती है रो बराबर 10⁻−5 से 10⁻6 ओम मीटर इनकी प्रतिरोधकता होती है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि यही जो पदार्थ होते हैं उन्हें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो ऊर्जा बैंड होता है वो होता क्या है। अब ऊर्जा बैंड जब हमें समझ में आएगा तभी हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन परमाणु ले रखा है जिसका हम परमाणु क्रमांक जानते हैं 14 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2, 2 2 4 2 6, 2p6, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन के अंदर ये जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों का ही जो होता है विन्यास अलग अलग होता है और ये ही ऊर्जा बैंड के रूप में हमारे सामने आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, यहाँ पे 1s² पहले जो ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर 2s² और 2p6 दो भागों में बटा होता है और तीसरा ऊर्जा स्तर भी होता है 3s², 3p2। अब इसके अंदर होता क्या है कि अंतिम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चालन बैंड या संयोजी बैंड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि संयोजी बैंड में ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो किसी जो तत्व होता है उसके बाहरी कक्षक के जो बाहरी कक्षक होते हैं, सबसे बाहरी कक्षक होते हैं वो संयोजी कक्षक कहलाते हैं। संयोजी कक्षक में ही दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये सामान्य दाब या सामान्य ताप पर यह चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन पदार्थों में
थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो हम जानते हैं ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित ऊर्जा स्तर भी आप लोग जानते होंगे। तो ये उत्तेजित जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे वाला जो स्तर है वो 3s² है, ऊपर ये 3p2 है। अब ये पदार्थ चालकता तब प्रदर्शित करेगा जब इसके संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, 4 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों कक्षकों के बीच की जो दूरी है, जो कक्षकों के बीच की दूरी है, ये पार करके अगर यहाँ पे ऊपर वाले बैंड में p² में अगर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वैलेंस बनाने के जो रास्ते होते खुल जाते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो धारा प्रवाह होगा ही। तो ये जो अंतिम जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों से ही ऊर्जा बैंड बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा बैंड की जो तस्वीर हम देखते हैं वो वास्तव में उनके अंतिम कक्षाएं जो होती है उनके कक्षकों का जो होता है बैंड होता है। तो ये आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा कि वास्तव में ऊर्जा बैंड होते कहाँ पे हैं। अब ऊर्जा बैंड हम देखते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं, जो अचालक होते हैं और जो अर्धचालक होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ये किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, ये हम इसके अंदर देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक बैंड। अब चालक पदार्थ जो होते हैं, चालक पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर ये जो आपका संयोजी बैंड है और ये जो आपका चालन बैंड है ये आपस में मिले हुए रहते हैं, क्योंकि इनके सभी जो कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से भरे रहते हैं। तो संयोजी बैंड ये यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा हो, चालन बैंड जो है आपको यहाँ तक देखे रहे, मतलब ये आपस में मर्ज दिखाई दे रहे हैं। और ये मर्ज होते हैं इसलिए जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालन बैंड में कहीं भी गति कर सकते हैं, और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स होते हैं वो संयोजी बैंड में कहीं भी गमन कर सकते हैं, आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी गमन कर सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा बैंड होते हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं चालक पदार्थों के अंदर। तो संयोजी बैंड, चालन बैंड आपस में मिले होते हैं। इनके अंदर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में आप आसानी से गमन कर सकते हैं, इसलिए इनके अंदर धारा का प्रवाह या चालन जो होता है बड़ी ही आसानी से होता है। और इनके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दोनों कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वास्तव में ये चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जा स्तरों का अंतर होता है कि उनके बीच में ऊर्जा का कितना अंतर है, वही ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो यहाँ पर जो चालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल 0 होता है। Eg की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इनके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, इसलिए इनको अलग से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, ये सामान्य ताप पर तो चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा दे दी जाए जिससे ये इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को, जो कि लगभग 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है, कितना होता है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है, अगर इनको प्रदान कर दी जाए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का ही होता है, अगर प्रदान कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड, संयोजी बैंड जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं ऊपर चालन बैंड को, और संयोजी बैंड जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में गमन कर सकते हैं, और गमन करने के कारण इनके अंदर चालकता क्या होती है, संभव हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक होते हैं वो तो अचालक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ऊर्जा दे दी जाती है, एक ताप दे दिया जाता है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, तो ये चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। उनके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है बहुत कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे का होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं अचालक पदार्थ, जिनको हम कुचालक भी कहते हैं। सामान्यतः ये अधातुएं भी होती हैं, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी जो होती है धातु नहीं होती है, अधातु ही होती है, तो ये भी एक प्रकार की कुचालक है। ये बोर्ड एक प्रकार से कुचालक होता है। कुचालक पदार्थ हमारे आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो हम देखते हैं जो अचालक पदार्थ होते हैं, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जिनको विद्युत रोधी भी कहा जाता है, इनके संयोजी बैंड और जो चालन बैंड होते हैं इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम Eg बोल रहे हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
रेंज का होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज तक का इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस कारण इतने इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा दे पाना संभव नहीं होता है। अगर किसी प्रकार से इनको ऊर्जा दे भी जाए इतनी, तो भी जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, और चालन बैंड में अगर नहीं पहुंचेंगे तो चालकता नहीं होगी। सीधी सी बात है, जिन भी पदार्थों के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे वो ही चालकता प्रदर्शित करेंगे। कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने पर ही कोई पदार्थ अपनी चालकता प्रदर्शित करता है, अन्यथा प्रदर्शित नहीं करता। और जिन पदार्थों के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है उनके अंदर ये होता ही नहीं है, तो ये आराम से चालन बैंड में चले जाते हैं। अर्धचालक में ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, तो संयोजी बैंड को कुछ ऊर्जा देकर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा के इनको कंडक्टर बनाया जा सकता है, जबकि अचालक पदार्थों को किसी भी प्रकार से इतनी एनर्जी देकर चालक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको इस वीडियो के आधार पर चालक पदार्थों का बैंड समझने में आसानी हुई होगी, और चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।